वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। क्या है टॉपिक का नाम? ब्लड है। ठीक है। सो ये ब्लड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो, जब भी ब्लड की बात आती है ना, हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन की, है ना। हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे सुनने को मिलता है अक्सर। सो ब्लड का बेसिकली जो साइंटिफिक नेम है वो है क्या? हेमाटो, राइट। सो HAE, फिर हेमाटो। ठीक है। सो इसी की जो साइंटिफिक स्टडी हो गई, तो साथ में लॉजी ऐड कर दिया, हेमाटोलॉजी, सिंपल। सो बेसिकली ब्लड का जो pH वैल्यू होता है, pH वैल्यू समझते हो ना, मतलब न्यूट्रल। जैसे कि एसिडिक नेचर हो गई, एक होती है बेसिक नेचर। ठीक है। हाँ, तो एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है न्यूट्रल। इस टाइप से होता है। जैसे कि क्या होता है, सपोज कि 7 है ना, सो 7 से जो पहले वाले होते हैं वो होते हैं एसिडिक, यानी कम वाले। सपोज कि मैंने बोला 4 pH वैल्यू तो एसिडिक। फिर अगर pH वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि 14 तक होती है अप टू, है ना। सपोज मैंने बोला 12, सो वो बेसिक में आ रहा है। तो अब ये 7 से ज़रा से ज़्यादा है ना, 7.4, इसलिए हमने बोला ब्लड का जो pH है वो बेस की कैटेगरी में लाई कर रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। ठीक है। तो देखो, अब ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है, बच्चों के अंदर भी होता है, अडल्ट के अंदर भी होता है। तो जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर, राइट। यू अंडरस्टैंड? लीवर के अंदर होता है। और जो अडल्ट का होता है वो होता है बोन मैरो में। अडल्ट का कहाँ पर होता है? अडल्ट का होता है बोन मैरो में, बच्चों का होता है लीवर के अंदर। ये देख लीजिए, ये लीवर है। सो जो चाइल्ड का ब्लड फॉर्मेशन है वो लीवर के अंदर हो रहा है। एंड जो ये बोन मैरो है, अडल्ट का जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। वेरी गुड। सो आखिरकार ये ब्लड की डिस्कवरी करने वाले कौन है? तो ये देख रहे हैं आप, विलियम हार्वे। देखो, जैसे हीमाटो, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या था? हीमाटो, राइट। अब देखो, जो इनका डिस्कवरी वाले का नाम भी एच से है, हार्वे। ठीक है। सो विलियम हार्वे जो है वो ब्लड की डिस्कवरी करते हैं। अब देखो, जो ब्लड है वो ह्यूमंस में, यानी कि मेल्स में हो गया, फीमेल में हो गया। अब मेल में क्या है, कितना? मेल में 5.5 लीटर है और फीमेल में कम है। मतलब फीमेल में 5 लीटर है एंड मेल में 5.5 लीटर है, यानी कि आधा लीटर ज़्यादा ब्लड है, ऐसा देखा गया। अब देखो, टोटल बॉडी वेट जो होता है हमारा, जैसे बॉडी का जितना भी वेट है, सपोज 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, तो 200 किलो तो ज़्यादा हो गया, है ना। तो जितना भी बॉडी का वेट है ना, सो उस टोटल बॉडी वेट का 7% होता है ब्लड का वज़न। मतलब उस बॉडी का, जैसे सपोज कि अगर 100 kg एक पर्सन का वेट है, लेट से वी आर अज्यूमिंग, सो 7 kg जो है, 7% ना, सो 7 kg जो है वो उसका ब्लड है। मतलब उसके अंदर जो उसका 7% है ना, वो ब्लड है, राइट। उतना खून है और उतना जो है वो वेट है, ब्लड का वेट है बेसिकली। ठीक है। तो ये 100 के बेसिस पे बताया। ऐसे आप 50 ले लो कि अगर 50 kg किसी का ब्लड है, तो यानी कम से कम आप उसका 7% मान लो क्या है, ब्लड का वेट है। यानी कि 50 kg है तो 3.5 किलो ब्लड का वजन है। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो, यूनिट ऑफ ब्लड देखो, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं क्या भाई? 1 यूनिट ब्लड। सो ये जो 1 यूनिट ब्लड है ना, सी गाइस, जैसे ब्लड डोनेशन में क्या सिस्टम क्या है, 1 यूनिट ऑफ ब्लड, वो भी ml में, हम ब्लड को ml में मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अब 1 यूनिट अगर ब्लड बोल रहे हो कि 1 यूनिट की बात हो रही है, तो यानी कम से कम 350 ml है, यानी कि 350 ml है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है, तो यानी कि 350 ml डोनेट हुआ है। समझ रहे हैं आप? ये देखो, 1 यूनिट ब्लड इन ml, यानी 350 ml। जैसे देखो, ये होल ब्लड है, ये AB पॉजिटिव है, ये ब्लड ग्रुप हो गया। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम ब्लड के फंक्शंस देख लेते हैं। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन जो है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला वो भी कौन है, ब्लड है। इधर से इधर न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स फैलते रहते हैं वो उसका कौन पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है। इम्यूनिटी कौन दे रहा है, ब्लड दे रहा है। तो इसलिए देखो ना, ब्लड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेट कौन कर रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी को, ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ब्लड। प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स ऑफ आवर बॉडी, ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन, राइट। ओके, सो ये हैं ब्लड के फंक्शंस। आइए ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो देखो, सॉलिड कंपोनेंट और बात कर लेते हैं लिक्विड कंपोनेंट की। तो ब्लड के कंपोनेंट्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, सॉलिड कंपोनेंट, एक हो गया आपका लिक्विड कंपोनेंट। अब सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं ब्लड सेल्स, लिक्विड ब्लड सेल्स, ठीक है, सॉलिड है। जैसे ब्लड के अंदर सॉलिड में जो पार्ट आया ना वो है ब्लड की सेल्स है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये हुआ 45%, मतलब इनका कंपोजिशन हुआ। और जो प्लाज्मा होता है वो होता है लिक्विड का कंपोनेंट, एंड ये होता है आपका 55%, ठीक है। सो 55% कितना, 55% प्लाज्मा है, और बाकी का जितना भी 45% है वो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है भाई, प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा में प्लाज्मा बेसिकली एक वाटर है। हमने लिक्विड बोला ना, तो उसमें आप मान के चलो 92 to 94% वो पानी ही है, और पानी और साथ में प्रोटीन मिला हुआ, तो जितना भी 6 से 8% है वो प्रोटीन है। तो वही प्लाज्मा होता है बेसिकली ब्लड के अंदर। अब देखो, जैसे कि जो अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या करता है, जैसे प्रोटीन के नाम देखो, जैसे सपोज एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की बात कर रहे हैं, एल्ब्यूमिन। अब ये जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जैसे हमारी बॉडी में जो सोडियम है, सोडियम की जो कमी है उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ये एल्ब्यूमिन कर रहा है। फिर ग्लोबुमिन क्या कर रहा है, ग्लोबुमिन इम्यूनिटी को देख रहा है, मतलब कि इम्यूनिटी अच्छी है नहीं है, ये कौन देख रहा है, ये ग्लोबुमिन देख रहा है, ठीक है। मतलब देखो, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, आपने कुछ नहीं करना, ध्यान से बस सुनते जाइए। एल्ब्यूमिन का काम है कि सोडियम है, मेंटेन करना उसको, कि सोडियम की कमी ना हो बॉडी में। ग्लोबुमिन का क्या काम है, इम्यूनिटी देखना। फिर ये जो फिब्रिनोजन है, इसका क्या काम है, ब्लड क्लॉट करना। मान लो कहीं पर कहीं से ब्लड निकल आया है बॉडी में, कहीं भी कट लग गया है ना, सो उसकी ब्लड की क्लॉटिंग कौन कर रहा है, प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। प्लाज्मा में जैसे, वैसे तो प्लेटलेट्स का भी काम है, आगे भी हम पढ़ते हैं, बट देखो जैसे जो ये फिब्रिनोजन है ना, ये फिब्रिनोजन ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। चलिए देखिए, इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आउटसाइड, अगर आउटसाइड हो रही है भाई, चोट लगने के बाद 3 से 6 मिनट में अगर खून बंद होना चाहिए, ठीक है, 3 से 6 मिनट में, नहीं तो जैसे विटामिन जो है वो बाहर निकलने लग जाते हैं, तो फटाफट ब्लड की क्लॉटिंग ज़रूरी है। सो इसको हम क्या कह रहे हैं, हीमोफिलिया कहते हैं, हीमोफिलिया। और अब अगर मान लो अंदरूनी चोट है, इन केस नॉट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, मतलब हमारे शरीर में भी एक प्रोटीन होता है जो खून जमने नहीं देता है, उसका नाम है हेपरिन प्रोटीन। एक ना हमारी बॉडी में भी ऐसा एक कंपोनेंट है जो खून को जो क्लॉट नहीं होने दे रहा है इनसाइड द बॉडी, वो क्या है, हेपरिन प्रोटीन है उसका नाम है। वो खून को जमने नहीं दे रहा है बेसिकली, भाई ज़्यादा भी क्लॉट ना हो ना, जमे ना एकदम से खून, तो इस प्रोटीन का नाम है हेपरी प्रोटीन। तो चोट लगने पर ब्लड का जो थक्का जमना क्या कहलाता है, जिससे चोट लगने पर जो एकदम ब्लड ऐसे वो जम जाता है ना, उसको हम कहते हैं हेमोस्टैटिस, समझ रहे हो। अब सीरम की बात कर लें, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे प्लाज्मा है और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, उसे हम कह रहे हैं सीरम। और जो स्टडी ऑफ सीरम है उसे हम कह रहे हैं सीरोलॉजी। मतलब पॉइंट की बात क्या है कि जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पानी भी है, प्रोटीन भी है, और अब अगर प्लाज्मा के अंदर ये जो जैसे ये फिब्रिनोजन बताया था ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अब ये वाला मान लो क्लॉटिंग वाला फैक्टर नहीं है प्लाज्मा में, तो उस प्लाज्मा को हम कह रहे हैं सीरम। और अब ये सीरम की जो स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं सेरोलॉजी।
लॉजी माने स्टडी। चलिए देखते हैं आगे अब हम ब्लड सेल या फिर ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, अब देखो उसमें मैंने आपको बताया ये सॉलिड कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम दिए, हाथ से देख लीजिए। रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है? इरीथ्रोसाइट। इरीथ्रोसाइट लाल है ना, रेड ब्लड सेल है, रेड कलर दे रहा है, इरीथ्रोसाइट। पहले साइंटिफिक नेम देख लो। वाइट ब्लड सेल का ल्यूकोसाइट, साइट तो आई रहा है, देखो ये साइट कॉमन हो गया। अब इसके बाद देखो जैसे प्लेटलेट हो गया थ्रोम्बोसाइट, उसको छोड़ो। वाइट ब्लड सेल हुआ ल्यूको, ये ओ भी आ रहा है, ल्यूको। और ये ये थ्रो है, वो है थ्रोम्बो, ये ल्यूको, ये इरिथ्रो। ठीक है, चलिए अब देखो अमाउंट कितना कितना हिसाब से, जिससे 45 लीटर, 45 लीटर टू 50 लीटर, 50 लीटर तक ये अमाउंट है मतलब रेड ब्लड सेल्स का। और इनका फॉर्मेशन किस चीज़ की करते हैं ये लोग? फॉर्मेशन करते हैं रेड बोन मैरो की। और जो अगर रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाए उसको हम कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन में होता है। तो इसका जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल का वो 120 दिन तक ही होता है। रेड ब्लड सेल जैसे बनती रहती है और फिर वो ख़त्म होती रहती है 120 दिन तक। सो 120 डेज, दैट मीन्स कि आप मान के चलिए जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 4 महीने तक 3 चौके 120 हो गया ना, राइट। तो 4 मंथ्स तक का इनका लाइफ स्पैन है। ऐसे ही वाइट ब्लड सेल की बात कर लें, इन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनका अमाउंट की बात करें तो ये कम से कम 8,000 से 10,000 तक मानकर चलो। येलो बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो की फॉर्मेशन होती है, नहीं कि वाइट के बदले वाइट। ये देख लो भाई, वाइट बोन मैरो प्लेटलेट्स हैं और ये 1.5 से 2 लीटर तक है, देखते चलो। और अब इसके जैसे वो ख़त्म हो गया तो ये ब्लड है कहलाता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 2 से 4 दिन तक, बस वाइट ब्लड सेल 2 से 4 दिन तक। और इसका जो लाइफ स्पैन है प्लेटलेट्स का वो 7 से 9 दिन तक। डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो आई रिपीट, रेड ब्लड सेल, सबसे पहले मुझे उसका साइंटिफिक नेम बोलो फटाफट से। इरीथ्रोसाइट, अमाउंट 45 लीटर टू 50 लीटर, फॉर्मेशन क्या करता है? रेड बोन मैरो। और ख़त्म कहाँ होता है? स्प्लीन में। लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल, साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। अमाउंट कितना है? 8,000 से 10,000। फॉर्म क्या करता है? येलो बोन मैरो। एंड व्हेन इट्स फिनिश इट्स ब्लड। सो लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन बस। देन वी कम टू वॉच प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अमाउंट 1.5 टू 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर तक। फॉर्म क्या करता है? वाइट बोन मैरो। लाइफ स्पैन क्या है? 7 से 9 दिन तक। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, देखो ब्लड सेल में हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल की, वाइट ब्लड सेल की एंड प्लेटलेट्स की। सो रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है? बाय कनकेव होती है। क्या होती है? बाय कनकेव होती है। वाइट ब्लड सेल्स आर वेरी इरेगुलर एंड ये प्लेटलेट्स जैसे रॉड की तरह से होती हैं, एंड रेड ब्लड सेल्स आर बाय कॉनकेव। ठीक है, बाय कॉनकेव। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई शेप की बात, मतलब वाइट ब्लड सेल की तो कोई शेप ही नहीं है प्रॉपर। अब डिजीज़ेस की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक तो भाई रेड ब्लड सेल से हम बात करें, अगर रेड ब्लड सेल की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो एनीमिया, और एक है पॉलीसिथीमिया। ठीक है, ये तो हुई रेड ब्लड सेल से। वाइट ब्लड सेल की बात करें तो भाई ल्यू से ही होगा, ल्यूकेमिया या फिर ल्यूकोपेनिया। और प्लेटलेट्स की बात करें तो हीमोफिलिया, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है प्लेटलेट्स, इसलिए। ठीक है, नाउ वी कम टू वॉच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल भी फर्दर 2 तरह के होते हैं,
वाइट ब्लड सेल भी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्रानुलोसाइट और एक होता है ग्रैनुलोसाइट। एग्रानुलोसाइट और एक होता है ग्रैनुलोसाइट। सो एग्रानुलोसाइट का क्या है भैया, न्यूट्रोफिल्स, इसके फर्दर अंदर क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, और ग्रैनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, सो आई रिपीट, वाइट ब्लड सेल दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, चलो एक बार बता दो फटाफट से। एग्रेनुलोसाइट और दूसरा ग्रैनुलोसाइट होता है। एग्रेनुलोसाइट में भी फर्दर तीन तरह के होते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है इसिनोफिल्स। ऑलराइट, ग्रैनुलोसाइट में भी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन पे आ गए हैं अब हम, ठीक है। सो अच्छा देखो, ब्लड की डिस्कवरी का याद है, ब्लड की डिस्कवरी का जल्दी से बताइए, देखने आप लोगों को कितना याद है। तो देखो पहले ये देखो कैसे याद कराया था, हार्वे, और ब्लड का क्या कहते हैं हम, मैटो, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, अब हम हीमोग्लोबिन पे आ गए हैं। हीमोग्लोबिन को डिस्कवर किसने करा है, तो हॉपी साइलर। तो ध्यान रखिएगा कि ये हिमाटो यानी ब्लड को डिस्कवर करने वाला हार्वे है, पर ये हीमोग्लोबिन को डिस्कवर करने वाला साइलर है 1867 में। मतलब कि आप मान लो देश का आज़ाद बहुत लेट हुआ है, 1947 में हुआ है ना, और आप उससे लगभग 100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 1847 कर लो, 100 साल पहले हो गया, और फिर उसके 20 साल पहले हो गया है ना, तो लगभग 80 साल पहले हीमोग्लोबिन इसको प्रॉपरली डिस्कवर किया गया था। राइट, ये साइंस उस समय भी डेवलप चल रही थी, तो नाम भी देख लो, हॉपी साइलर। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन है भाई, अर्थवर्म है। मैंने बताया था ब्लड किस में ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा है, और देखो ब्लड 5.5 लीटर इसमें ज़्यादा है, तो मेल में 14 ग्राम DL और फीमेल में इसलिए 13 ग्राम DL है, ग्राम डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में ही पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। सो रेड ब्लड सेल्स में ही सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वेरी नाइस। चलिए देखो, तो ये जो है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम है, एक तो ये कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट है, ठीक है, और कलर के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ये कलर देने का काम करता है, हीमोग्लोबिन और भी काम करता है, खाली नहीं बैठता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी व लेकर जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन को फिर जोड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड में यही जोड़ता है, और इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। अगर CO2 ज़्यादा हो जाए ना, तो पूरा हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हो जाता है, और ऑक्सीजन होना चाहिए, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप समझ रहे हो। तो प्राथमिकता की बात करें तो सबसे पहले ये फटाफट से कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ये ऑक्सीजन को देता है, और ये फिर ये CO2 को देता है प्रेफरेंस। तो आप समझ रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी पोल्यूशन हो गया ना, तो जल्दी इनटेक होता है। अब हम आते हैं इससे भी बढ़िया टॉपिक पे, ब्लड ग्रुप। हमने बात कर ली हीमोग्लोबिन की, थोड़ी थोड़ी सी ब्लड की, आ जाइए बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। 1900 से 1901 में। भाई हीमोग्लोबिन डिस्कवर हुआ 1867 के अंदर। किसने डिस्कवर किया, हॉपी साइलर ने डिस्कवर करा हीमोग्लोबिन। और अब 1900 में और 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर, मतलब 1867 मान लो चल रहा था, फिर 1877 आया, फिर ऐसे सोन, फिर 1897 आया, और देखते देखते देखा गया कि 1901 आ गया कि अभी तक हमें हीमोग्लोबिन के बारे में पता चल चुका है।
अब हमने करी एक नई डिस्कवरी, हमने नहीं मतलब ये कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या कि भाई ब्लड ग्रुप नाम की भी एक चीज़ होती है, ब्लड ग्रुप नाम की भी एक चीज़ होती है, और इसी कारण इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया 1930 के अंदर। सो कार्ल लैंडस्टीनर को उन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर कर लिया और इसी कारण उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है 1930 के अंदर। तो पूरे संसार में कुल 55 तरह के ब्लड ग्रुप है, मतलब पूरा संसार आप ले लो, कंप्लीट वर्ल्ड, आपको सिर्फ और सिर्फ ना 55 टाइप के ही ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। शुरुआत में जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ओ, बस इतना ही डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर नया ब्लड ग्रुप निकाला, ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है। अब ये देखो ये किसने निकाला, ये निकाला स्टॉर्ली या कह लो डेकोस्टॉली, न्यू ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ। चलिए आगे कुछ और जानकारी लेते हैं। ब्लड ग्रुप होता है, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है आरएच फैक्टर। अब जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, एक ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब इसका एंटीजन देखो, ए का तो ए ही रहेगा, पर इसकी जो एंटीजन हुआ, एक तो हुआ एंटीजन, देखो क्या होता है ना ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है, एक आरएच फैक्टर होता है। अब बिफोर आई मूव फर्दर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि एंटीजन क्या होता है। अब टर्म भी तो समझ में आना चाहिए ना कि व्हाट इज दिस एंटीजन, एंटीजन का आखिरकार मीनिंग क्या होता है। तो देखिए गाइस, एंटीजन एक इस तरह का सब्सटेंस हो गया ना, जैसे ब्लड हमारे अंदर है, ब्लड ग्रुप हो गया, एक ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर करे और यानी जर्म्स को, और यानी देखो एक एंटीबॉडी तो पता है जो आपको बचाएगी, और एंटीजन समझ लो उसका उल्टा हो गया, जिसकी वजह से डिजीजेस वगैरह अंदर आ सकती हैं। और फिर जब बॉडी जो है वो यूजुअली प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को कि टू फाइट द एंटीजन्स, समझ रहे हो, एंटीजन आ गया बॉडी में और अब एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की बात हो रही है। तो दिस इज़ द मेजर पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि मैम फिर ये आरएच फैक्टर क्या चीज़ होती है। सो व्हाट इज़ दिस आरएच फैक्टर, आखिर कोई हमें बताए। भाई आरएच फैक्टर कुछ नहीं होता, आरएच फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो फाउंड होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अच्छा फिर अभी प्लस माइनस का क्या मतलब है, देखो अगर जो आपका ब्लड सेल है उसमें प्रोटीन है तो आपका आरएच पॉजिटिव होगा, और अगर उसमें प्रोटीन नहीं है तो आरएच नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये पार्ट है आपकी ब्लड टाइप का, सच एज ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव। तो ये स्टेटस है। आप समझे कि जैसे हम क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले आ जाओ, ओ पॉजिटिव वाले आ जाओ, मतलब ये पॉजिटिव शब्द क्यों लगाया जा रहा है, ये उनका आरएच फैक्टर है, राइट, एग्जैक्टली। तो समझ में आ गई ना मुद्दे क्या। चलो टेबल देख लेते हैं, ए बी ओ। अब देखो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन हुआ ए, एंटीबॉडी हुई उल्टा बी, समझ में आया। ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा बी का, ये बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगी। ए बी खुद का एंटीजन ए बी है और उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। और अगर ओ की बात करें तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, हाँ एंटीबॉडी दोनों होती है, ए और बी, ये चीज़ है यहाँ पर। तब अगला पॉइंट आ गया कि अब आरएच फैक्टर को डिस्कवर करने वाले कौन है, तो भैया कार्ल लैंडस्टीनर तो हैं ही, साथ में ये वीनर भी हैं। तो प्रोटीन हो गया, ये डी एंटीजन हो गया, और प्रोटीन डी एंटीजन ये डिस्कवरी करी इन मंकी रिएसिस ने डिस्कवर्ड किया, ठीक है। सो ब्लड डोनेशन हो गया, गिवर की बात कर लेते। चलो अब देखो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे ब्लड डोनेशन हमने बहुत बार सुना हुआ है कि ब्लड डोनेशन और ग्रुप। तो आज हम ये बात पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि चलो नॉलेज एक कंटेन करें कि ब्लड ग्रुप जैसे है
तो वो किस किस मतलब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकता है, राइट। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो वो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, सबको किस किस को दे सकता है, परंतु ले सिर्फ वो अपने वाले से ही सकता है। O नेगेटिव वाले को O नेगेटिव ही चाहिए, वो O नेगेटिव सब में चल सकता है, पर अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे O नेगेटिव वाला ही चाहिए होगा। O पॉजिटिव की बात करें तो O पॉजिटिव में भी AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, हर तरह का पॉजिटिव चल जाएगा, पर रिसीव वो हमेशा O वाला O से ही करेगा। A नेगेटिव है तो A नेगेटिव भी सबको दे सकता है, चाहे वो AB नेगेटिव हो, AB पॉजिटिव हो, A पॉजिटिव हो, A नेगेटिव हो, यानी B वालों को छोड़कर सबको दे सकता है, पर लेता सिर्फ वो अपने वाले से तो लेगा ही ऑब्वियसली, साथ में ये O नेगेटिव लेगा। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये O नेगेटिव वाला मैंने आपको बोला नहीं सबको दे सकता है, मतलब O नेगेटिव एक ऐसा है जो रिसीव अपने आप से ही करेगा, पर ये सबको दे सकता है, तो ये चीज़ कॉमन है O नेगेटिव वाला। अब जैसे जो ब्लड ग्रुप होता है ना, जैसे O पॉजिटिव है वो अपने आप वाले से रिसीव कर सकता है, पहले रिसीव वाला देख लो। ऐसे ही A नेगेटिव है वो अपने आप वाले से तो कर ही सकता है, A पॉजिटिव है अपने आप वाले से तो कर ही सकता है, और B वाला B से, B वाला B से, ऐसे अपने आप से कर सकता है। और ये A भी पॉजिटिव ऐसा है वो सबसे कर सकता है रिसीव, ठीक है। तो ज़्यादा रटो मत, देख लो एक बार, समझ गए। अब देखो किस किस को, जैसे B पॉजिटिव की बात करें तो B पॉजिटिव वाला B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है। ले कहाँ कहाँ से सकता है, A को छोड़कर O पॉजिटिव मिल जाए, चाहे O नेगेटिव मिल जाए, चाहे B पॉजिटिव हो B नेगेटिव हो, ये B पॉजिटिव वाला दे सकता है, इसे B नेगेटिव वाला, O पॉजिटिव O नेगेटिव, ये सब दे सकता है। तो हम लास्टली बात कर लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है। देखो एंटीजन में भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एंटीबॉडी में भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीजन ऑलरेडी ब्लड ग्रुप के अंदर होता है ना, और एंटीबॉडी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और एंटीजन रेड ब्लड सेल में होता है, और एंटीबॉडी किस में होती है, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल में होता है। यानी एंटीजन रेड ब्लड सेल में और एंटीबॉडी प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल में, ठीक है जी।